हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है हम जो हैं वो सीटेट पेपर नंबर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए आज फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और क्लास को बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। बाकी आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दें और चैनल पर जाकर विज़िट ज़रूर करें ताकि जो भी सीटेट पेपर नंबर 2 से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं आप उनको ज़रूर एक बार चेक करें। आपकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा हेल्पफुल ये क्लासेस रहेंगी, ये मेरा दावा है। चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में सूक्त पूछे गए हैं। तो सूक्त जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1028 सूक्त हैं, ठीक है। 1028 जो सूक्त हैं इसमें हिम्स हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं ऋग्वेद की तो ऋग्वेद जो है वो 3500 वर्ष पुराना है। चारों वेदों में ये सबसे पुराना हमारा वेद है, ठीक है। और इसकी मान्यता जो है वो सबसे ज्यादा है। इसमें इंद्रदेव को सबसे ज्यादा प्रधानता जो है वो दी गई है, ठीक है। तो अगर मंडल पूछे जाते हैं आपसे कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं तो टोटली 10 मंडल हैं और सूक्त पूछे जाते हैं तो 1028 सूक्त हैं। कई बार ऑप्शन में ऐसे लिखा होता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं तो वहां पर 1028 ना लिखा जाके वहां पर लिखा होता है 1000 से कम या 1000 या फिर 1000 से ज्यादा। तो आपने 1000 से ज्यादा वाला ऑप्शन जो है वो चूज करना है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 1028 सूक्त टोटल ऋग्वेद में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था, ठीक है। तो जो गौतम बुद्ध का जो उपदेश है पहला उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में सीधा पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पर हुआ था। ऐसा ना लिखा जाके कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऐसा सीधा भी लिखा जा सकता है कि धर्म चक्र परिवर्तन जो था वो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। गौतम बुद्ध जो थे उनको उनका जो पहला उपदेश था वो उन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला जो था वो उपदेश दिया था यानी कि उनका धर्म चक्र परिवर्तन जो हुआ था वो सारनाथ में हुआ था। ये आपने याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश जो गुलाम वंश था उसके संस्थापक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। और ये जो दिल्ली का गुलाम वंश है पहला ये दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला वंश था और इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। बहुत प्रभावित थे ये एक एक सूफी संत जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने जो था वो 1199 में इन्होंने जो था वो कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो शुरू करवाया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि मुगल साम्राज्य में मनसबदारी जो प्रथा है उसकी शुरुआत जो थी वो किस शासक ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज इस टॉपिक को क्लियर करके जरूर जाइएगा। हिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड हर बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुगल साम्राज्य से रिलेटेड मैंने एक अलग से क्लास भी डाली हुई है, आप उसको भी जाकर जरूर चेक कर सकते हो। बाकी मनसबदारी जो प्रथा थी वो उसकी शुरुआत की थी अकबर ने, ठीक है। अकबर जो था मुगल साम्राज्य का एक पावरफुल एक सम्राट था, राजा था, ठीक है। तो अकबर किसका पुत्र था? अकबर हुमायूं का पुत्र था, ठीक है। तो अकबर एकमात्र ऐसा राजा था या ऐसा सम्राट था जिसने जो था वो बिल्कुल भी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, बिल्कुल अनपढ़ जो था वो सम्राट था, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपने याद रख लेना है। बाकी मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो थी वो मुगल साम्राज्य में किसने की थी? अकबर ने की थी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्ष 1829 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो निम्नलिखित में से किसने की थी? अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी है। नेक्स्ट जो प्रीवियस हमने क्लास लगाई थी उसमें हमने आर्य समाज की स्थापना पढ़ी थी जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी और 1828 में यहाँ पर पूछा गया है। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी। तो ये ईयर भी आपने याद रख लेना है, 1829 यानी कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, जिनको की सती प्रथा का अंत करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक सुधारक माना जाता है, जिन्होंने सती प्रथा के अंत में बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब मशक्कत की थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की थी सती प्रथा का अंत करने में, ठीक है? विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने एक एक्ट पास करवाया था। उसी एक्ट में जो था वो सती प्रथा जो थी वो उन्मूलन उसका कर दिया गया था, ठीक है? तो राजा राममोहन राय, जिनका सती प्रथा का उन्मूलन करने में बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद जो था वो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी उसको वापस ले लिया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये महात्मा गांधी ने किया कब था, ठीक है? तो ये असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में किया था, इनके द्वारा किया गया था और इन्होंने 1922 में यानी कि 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। किस घटना के बाद? चौरा-चौरी घटना के बाद, ठीक है? चौरी-चौरा कांड जो था उसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो था वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था जो 1922 में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कि सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और ये जो हम प्लैनेट पढ़ेंगे इस प्लैनेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है? शुक्र जो वीनस है उसको जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है? अर्थ ट्विन कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ की तरह ही देखने में लगती है, ठीक है? तो इसकी जो बनावट है वो बिल्कुल अर्थ की तरह है, इसका जो रंग रूप है वो भी अर्थ की तरह है, तो इसको जुड़वा बहन कहा जाता है अर्थ की। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्लैनेट से बनते हैं कि भोर का तारा भी इसी प्लैनेट को कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, ठीक है? इवनिंग स्टार इसको कहा जाता है, ठीक है? भोर का तारा, सांझ का तारा इसी प्लैनेट को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी यही है, वीनस की बात हम कर रहे हैं, तो वीनस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि महासागरों में बृहद ज्वार जो है, जो स्प्रिंग टाइड है, उसकी स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो बृहद ज्वार की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ये पूर्णिमा या एवं अमावस्या दोनों दिनों में जो है वो बृहद ज्वार की स्थिति जो है वो महासागरों में उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो शुष्क एवं गर्म हवाएँ हैं, उनको क्या कहा जाए? उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है? मतलब कि बहुत सारी जो लोकेशंस हैं, वो आती हैं, ठीक है? तो उत्तर भारत में जो गर्मी के दिनों में जो हवा चलती है, बिल्कुल सूखी हवा वो रहती है और बिल्कुल गर्म हवा रहती है, तो उसको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको लू कहा जाता है। जैसे कि हमने बहुत बार अपने जो बुज़ुर्ग हैं घर में, उनसे सुना भी है कि गर्मी के दिनों में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि लू लू लग जाएगी, ठीक है? लू लगने का मतलब यही है कि जो गर्म हवा है, वो बिल्कुल मुँह को एकदम झुलसाने वाली होती है, शरीर को झुलसाने वाली होती है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लेकर जो है वो आती है, ठीक है? तो उसी लू से हमें बचना चाहिए गर्मी के दिनों में, तो ये जो उत्तर भारत में ये गर्मी के दिनों में चलने वाली एकदम शुष्क और गर्म हवा है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शंकुधारी वन जो है, ठीक है? शंकुधारी वन को अन्य किस नाम से और जाना जाता है? तो शंकुधारी वन आपने देखा ही होगा कि जो एक तरह से किस तरह के वृक्ष रहते हैं वो? ये मैं आपको बताती हूँ। ऐसे इस टाइप में जो ट्रायंगल शेप के जो भी वृक्ष रहते हैं, ठीक है? उनको कहा जाता है शंकुधारी वन। क्या कहा जाता है? जिन वनों में ऐसे ट्रायंगल शेप के जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है शंकुधारी वन, ठीक है? तो इनको किस और नाम से जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि शंकुधारी वनों को किस और नाम से जाना जाता है। तो शंकुधारी वनों को दूसरे नाम जो है वो ताइगा है, टाइगा ठीक है? ताइगा वनों से के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है? टाइगा नाम के वनों से इनको जाना जाता है, ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन-सी जो प्रमुख नदी है
भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है? रिफ्ट वैली जो है उससे होकर ये बहती है, ठीक है? तो कौन-सी प्रमुख नदी है? तो ये नदी कौन-सी है? ये नदी है नर्मदा नदी, ठीक है? नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली से होकर जो है वो बहती है, ठीक है? नेक्स्ट है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर, ठीक है? तो कौन-सी ऐसी फसल है जिसको सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो वो है जूट या जिसको पटसन भी कहा जाता है, ठीक है? पटसन जो है उसको सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? आपने देखा होगा कि पटसन की जो खेती है पहले बहुत ज़्यादा की जाती थी और जो किसान थे उनको नाले में दबाकर जो थे वो पस पटसन को रखते थे, जूट को रखते थे, फिर उसके उसका जो रेशा था वो निकाला जाता था और जो रेशा निकलता था वो एकदम सुनहरे रंग का निकलता था, इसलिए उसको सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे कामों में आता था जैसे जो पहले के टाइम में खाट होते थे उनको बुनने के ये काम आता था, जो चेयर्स रहती थी उनको बुनने के काम आता था फिर ये और बहुत सारे ऐसे काम थे जिनके काम में ये लिया जाता था सुनहरा रेशा जो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि इस भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी क्लासेस में आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो ये फंडामेंटल जो अमेंडमेंट थी ये थी 42 नंबर की, ठीक है? 42 नंबर की अमेंडमेंट जो है हमारे भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट यही रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संशोधन जो रहा है वो यही रहा है। 42 नंबर का, ठीक है? इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया था, ठीक है? हमारी प्रस्तावना में भी संशोधन जो किया गया था। अच्छा ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1976 में, ठीक है? 1976 में 42 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था जिसमें मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। ये देखा गया था कि अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ का होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो उस टाइम में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस टाइम में संविधान में तो 10 जोड़े गए थे। बाद में इनको जो था वो एक और मूलिक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। उसके बाद इसको इसकी इनकी संख्या जो है वो वर्तमान में 11 है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। 42वां संवैधानिक संशोधन जो है 1976 में हुआ था उसके द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जो थे वो जोड़े गए थे। नेक्स्ट आता है कि भारत के तीनों सशस्त्र बलों जैसे कि सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, उसका सर्वोच्च सेनापति जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है या सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है? तीनों ही सेनाएं जो है भारत की उनकी जो सुप्रीम कमांडर रहते हैं वो राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आरटीआई एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? अच्छा आरटीआई एक्ट जो लागू हुआ था वो हुआ था 2005 में, ठीक है? जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो 2005 में लागू हुआ था जिसके द्वारा ये व्यक्ति को राइट मिल गया था कि व्यक्ति जो है वो किसी भी सरकारी जानकारी का जो है वो मतलब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं डीपीएसपी जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है तो आगे भी इस क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना है तो आपने डीपीएसपी याद रखने हैं डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं ठीक है जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं हमारी वो यूएसएसआर से यानी कि रूस से लिए गए हैं और जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारे अमेरिका से जो है वो लिए गए हैं। तो ये सभी आपने याद रखना है कि कौन से देश से जो है वो क्या लिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है वेरी इंपॉर्टेंट गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है एक और पुस्तक है जिसका भी मैं उसका भी नाम बताऊंगी पहले गुलामगिरी का पता करते हैं गुलामगिरी किसकी पुस्तक है गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा राव फुले की पुस्तक है ठीक है ज्योतिबा राव फुले जो थे उनकी ये पुस्तक है गुलामगिरी जिसमें उन्होंने गुलामों की जो दशा है दुर्दशा होती है उनके बारे में उन्होंने पूरा वर्णन जो है वो किया है ठीक है तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी पुस्तक जो बार-बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में वो है स्त्री-पुरुष तुलना। स्त्री-पुरुष तुलना जो पुस्तक है वो ताराबाई शिंदे की पुस्तक है, वो जो बार-बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो दोनों ही आपने याद रख लेनी है। बाकी अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स में ज़रूर नोट डाउन करके रख लें कि ये दोनों ही पुस्तकें वेरी इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अब यहाँ से हमारे जो है वो जो
पेडागॉजी रहती है उसके क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में जो एसएसटी से रिलेटेड पेडागॉजी रहती है उसके क्वेश्चन है हमारे ये। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में जो प्रकलन विधि है यानी कि प्रोजेक्ट मेथड है उसके जनक किसे माना जाता है। तो सामाजिक विज्ञान में जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके जनक जो हैं वो विलियम किलपैट्रिक हैं, ठीक है। किलपैट्रिक जो हैं वो प्रोजेक्ट मेथड के माने जाते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।